पहली खबर भारतीय नेवी के शौर्य से जुड़ी हुई है, उसकी ताकत से जुड़ी हुई है। भारतीय नेवी ने फिर अरब सागर में पराक्रम दिखाया है और वायुसेना के साथ मिलकर 35 समुद्री लुटेरों को सबक सिखाया है। पूरे ऑपरेशन की एक एक तस्वीर आपके सामने होगी। नीले समंदर में नेवी का शौर्य चक्र, ये पराक्रम कैसा रहा आपको बताएंगे। इसके अलावा दूसरी खास खबर प्रधानमंत्री के दक्षिण दौरे से जुड़ी हुई, इसी अभियान से जुड़ी हुई होगी। आज प्रधानमंत्री दक्षिण अभियान में है और शक्ति पर यानी शक्ति पर वार पलटवार हो रहा है। तेलंगाना से राहुल गांधी के साथ साथ इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया। शक्ति को कैसे प्रधानमंत्री ने बनाया अपना हथियार, पूरा बयान कुछ ही देर में आपके सामने होगा। और तीसरी बड़ी खबर आज की आपको बता दें, इंटरनेशनल खबर है, क्योंकि पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति बन गए हैं और उनके राष्ट्रपति बनते ही कैसे दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, एक एक जानकारी आपके सामने होगी। ये 3 बड़ी खबरें आपको विस्तार से हम बताएंगे। तो पहली बड़ी खबर, नीले समंदर में भारतीय नौसेना ने अपना पराक्रम फिर दिखाया है। जी हां, नीले समंदर में भारतीय नौसेना ने अपना पराक्रम फिर दिखाया है। नौसेना ने, नेवी ने एक बार फिर समुद्री डाकुओं का सामना किया और एक मालवाहक जहाज को मुक्त कराया है। यह ऑपरेशन वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल को भी दिखाता है। गजब का उदाहरण है ये। इस ऑपरेशन को लीड किया INS कोलकाता ने, लेकिन आसमान से C-17 विमान से कॉम्बैट बोट अरब सागर में पहुंचाई गई और फिर मार्कोस कमांडोज, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं और अपने टारगेट पर किस तरह से आगे बढ़ते हैं ये दिखाता है। समंदर में एयर ड्रॉप किया गया मार्कोस कमांडोज को। ये ऑपरेशन करीब 40 घंटे तक चला। इन 40 घंटों में सोमालिया के 35 लुटेरों को काबू में किया गया, नियंत्रण में किया गया और 17 बंधकों को वहां से मुक्त कराया गया। साथ ही MV रुएन नाम के अपहृत मालवाहक जहाज को भी, जिसका अपहरण किया गया था, भारतीय तट पर वापस लाया गया। और आपको ये भी बता दें, INS कोलकाता ने मुक्त कराए हैं 17 बंधक, 17 होस्टेजेस जो कि इस जहाज में थे। नेवी एयरफोर्स के बीच गजब का तालमेल देखने को मिला। अरब सागर में उतारे मार्कोस कमांडोज, सोमालियाई लुटेरों से अपहरण वाले जहाज को छुड़ाया गया। 35 समुद्री डाकुओं को सरेंडर करना पड़ा। और अब आपको हम 5 तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको वायुसेना और नौसेना की संयुक्त शक्ति का एहसास हो पाएगा। पहली तस्वीर C-17 टैक्टिकल परिवहन विमान की है। C-17 विमान से अरब सागर में 2 कॉम्बैट बोट को एयर ड्रॉप किया गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। कॉम्बैट बोट में पैराशूट बंधे हुए थे। पैराशूट के जरिए दोनों नाव अरब सागर में वहां उतारी जहां अपहरण किया गया जहाज खड़ा हुआ था। ये तस्वीरें बताती हैं कितनी शानदार तस्वीरें हैं और शौर्य को दिखाती हैं। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। बोट के साथ साथ मार्कोस कमांडोज को भी आसमान से समंदर में पहुंचाया गया। C-17 विमान से अटैक बोट गिराने के बाद मार्कोस कमांडोज को भी एयर ड्रॉप किया गया। मार्कोस कमांडोज के समंदर में पहुंचने के बाद उन्होंने बेहद कम समय में अटैक बोट को ढूंढा और उनको एक्टिवेट किया और अपनी पोजिशनिंग ले ली। ये देखिए, C-17 से कूदे हैं मार्कोस और पैराशूट का सहारा लिया गया। उसके बाद इसी सीधा बोट पर लैंडिंग हुई है, इसी जहाज पर लैंडिंग हुई। और एक और एक्शन की तस्वीर दिखाते हैं। सोमालियाई डाकुओं ने जिस जहाज का अपहरण किया था उसमें माल्टा का झंडा लहरा रहा था और यह भारतीय तट से करीब 2600 किलोमीटर दूर था। इसमें 37,800 टन माल लदा हुआ था, जिसकी कीमत करीब $1 मिलियन थी। नेवी का हेलीकॉप्टर लगातार इस जहाज के ऊपर मंडरा रहा था। समुद्री डाकुओं के अलावा डेक पर बंधक बनाए गए 17 लोगों को साफ साफ यहां पर देखा जा सकता था। जानकारी मिलते ही INS कोलकाता इस जहाज के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। मार्कोस कमांडो भी CRRC बोट के जरिए इस जहाज की घेरेबंदी कर चुके थे। तो एक एक ऑपरेशन की टाइमलाइन आपको बता रहे कब क्या हुआ और फिर ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। INS कोलकाता से बंधकों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। INS कोलकाता से फायरिंग की जाने लगी और गोले दागे जाने लगे। इसके जरिए समुद्री लुटेरों को चेतावनी दी गई, उनसे सरेंडर करने को कहा गया। समुद्री लुटेरों ने 17 बंधकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। INS कोलकाता की गोलीबारी के सामने बंधकों को खड़ा कर दिया गया, लेकिन नेवी मार्कोस कमांडो की दिलेरी के सामने समुद्री जो लुटेरे हैं उनकी नहीं चली। जब असली ऑपरेशन शुरू हुआ तो समुद्री डाकुओं की हालत पतली हो गई।
ये देखिए सरेंडर किया है समुद्री डाकुओं ने जैसे ही उन पर अटैक किया गया मार्कोस कमांडोज की तरफ से। और एक और तस्वीर अब हम दिखाने जा रहे हैं लाउड एंड क्लियर में, जो कि एक्शन को दिखाती है। मार्कोस कमांडो ने जैसे ही अपहरण किए हुए जहाज में एंट्री की वैसे ही सोमालियाई लुटेरों के हौसले पस्त हो गए। उन्होंने फौरन सरेंडर कर दिया और बंधकों को छोड़ दिया। हालत तो ये थी कि मार्कोस कमांडोज को देखकर ही लुटेरों ने अपने हथियार फेंक दिए। बंधकों को मार्कोस अपनी बोट में बैठाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वायुसेना के साथ साथ नौसेना के लिए भी ये ऑपरेशन मुश्किलों भरा था, लेकिन पूरी जांबाजी और बहादुरी से इसे अंजाम दिया गया। अंजू निर्वाण के पास चलते हैं, सीधे वहीं से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हैं। अंजू, एक बड़ा ऑपरेशन था और कई घंटों के बाद इसे अंजाम दिया गया, लेकिन यहाँ पर भारतीय नेवी की या फिर वायुसेना की यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि एक एक स्ट्रैटेजी बनाकर समुद्री लुटेरों पर काबू पाया गया है। बिल्कुल निधि, और जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर निकल कर आई है, हमारे जो मार्कोस है यानी जी अंजू आपके आवाज में हम तक नहीं पहुंच रही है स्पष्ट। एक बार फिर से संपर्क करेंगे, दोबारा अंजू के पास चलेंगे, लेकिन और 4 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। एक एक तस्वीर आपको हम लगातार एलाबोरेट करके बता रहे हैं। नेवी एयरफोर्स में किस तरह से के तालमेल था ऑपरेशन को लेकर। अरब सागर में मार्कोस कमांडोज को जो उतारा गया वो तस्वीरें भी सामने आई। C-17 विमान के जरिए 17 बंधकों को मुक्त कराया गया। 35 समुद्री डाकुओं का सरेंडर भी फिर सामने आया है। ये शौर्य है, ये ताकत है भारतीय नेवी की, जो समंदर के बीचों बीच ये जो लड़ाई लड़ी गई उसको लेकर सामने आई है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जिसे अंजाम तक पहुंचाया गया और सक्सेसफुली ये सफलता के साथ अंजाम तक पहुंचाया गया और बंधकों को खरोच तक नहीं आई। ये सबसे बड़ी चुनौती थी, बंधकों को सही सलामत छुड़ाना। 17 बंधकों को मुक्त कराया गया है इस जहाज से, और फिर इस डेक में जहां पर समुद्री लुटेरे थे यानी सोमालियाई डाकू, उन्हें भी सरेंडर करने पर मजबूर किया भारतीय नेवी ने। अंजू एक बार हमारे साथ फिर जुड़ गई हैं। हाँ अंजू, ये वायुसेना का और जो नौसेना का जो जॉइंट और ऑपरेशन रहा वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। एक तरह से ब्रह्मास्त्र के रूप में स्ट्रैटेजी काम की दोनों ही सेनाओं की। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और जिस तरीके से ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ, ये जो जहाज़ है खास तौर से अदन की खाड़ी में ही इसका अपहरण कर दिया था, और जो ये समुद्री लुटेरे हैं पिछले 3 महीने से इसे अपने नेवी बेस की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी इंडियन नेवी और हमारी एयरफोर्स के इस पूरे ज्वाइंट ऑपरेशन ने उनकी इस पूरी रणनीति को विफल कर दिया और अपनी, आपको मैं बता दूं, एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि इंडियन नेवी जो है वो इस तरह के बड़े ऑपरेशन जो हैं वो अरब सागर में, अदन की खाड़ी में और लाल सागर में लगातार कर रही है। और इस ऑपरेशन को करने के लिए भी करीब 40 घंटे का वक्त लगा। अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स का भी जो विमान C-17 है वो इसमें इस्तेमाल किया गया। जो पैराट्रूपर्स थे वो हवा से इसी विमान के जरिए जो समंदर में बीचों बीच जहां पर ये MV रुएन था वहां पर ड्रॉप है और ये पूरा ऑपरेशन जो किया है। और आपको बता दूं पिछले 110 दिनों से इसका अपहरण किया हुआ था ये जो समुद्री लुटेरे हैं, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को बेहद कामयाबी पूर्वक जो है हमारी जो नेवी है, हमारी जो वायुसेना है, उन्होंने मिलकर किया है। और मार्कोस की खास तौर से ट्रेनिंग इसीलिए की जाती है, उनकी एक हार्ड ट्रेनिंग होती है कि समंदर के बीचों बीच किस तरीके से जो एंटी पायरेसी वाले जो ऑपरेशन है उनको अंजाम देना है। और ये ऑपरेशन इस बात की जीती जागती तस्वीर है कि हमारे जो नेवी है वो कितनी अच्छे तरीके से पूरे ऑपरेशंस को कर रही है। और अगर हम एसेट्स की बात करें इंडियन नेवी के, इसमें INS सुमद्रा का इस्तेमाल हुआ, P-8I जो कि खास तौर से सर्विलांस का काम करता है, निगरानी का काम करता है, उस विमान का भी इस्तेमाल इस पूरे ऑपरेशन में किया गया। इसके साथ ही साथ UAV यानी कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं यानी ऐसे ड्रोन जो मानव रहित होते हैं उनका इस्तेमाल भी इस ऑपरेशन के किया गया, इसके अंदर किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे जो चेतावनी जब हमारी फोर्स
दे रही थी तो जो समुद्री लुटेरे हैं उनकी ओर से फायरिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद जो तुरंत एक कार्रवाई होती है वो हमारे जो मार्कोस हैं, हमारी जो इंडियन नेवी के जो जवान हैं उन्होंने किया। और ये एक बड़ी तस्वीर है कि कैसे बिल्कुल यही बिग पिक्चर सामने ये आई कि मार्कोस कमांडोज ने जब मोर्चा संभाला, बिल्कुल अंजू आप ठीक कह रही है, मार्कोस कमांडोज ने उस ग्राउंड पर मोर्चा संभाला, उस डेक पर जहां पर ये लुटेरे थे। कई हजार में एक जवान चुना जाता है जो मार्कोस कमांडो बनता है और इसीलिए ये एक यूएसपी रही इस पूरे ऑपरेशन की। जी बिल्कुल, जो मार्कोस चुने जाते हैं वो बहुत, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग होती है। हर कोई मार्कोस नहीं बन सकता और ये एक स्पेशल टास्क फोर्स होती है इंडियन नेवी की और वही लोग मार्कोस बनते हैं। और इस ऑपरेशन में आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पूरा ऑपरेशन हमारे जो मार्कोस हैं उन्होंने किया, इस बात को पेश भी करता है कि इनकी ट्रेनिंग कितनी टफ होती है, क्योंकि सामने भी जिसके खिलाफ ये ऑपरेशन करना है वो भी हथियारबंद है, लेकिन कैसे उन पे काबू पाना है और कैसे उन्हें न्यूट्रलाइज करना है, ये तमाम तैयारी, ये तमाम गुर इन मार्कोस को सिखाए जाते हैं। और ये जो वीडियो जो इंडियन नेवी ने जारी किया है उसमें दिखाई दे रहा है कि ये ऑपरेशन कैसे बिल्कुल। और बड़ी बात अंजू ये भी रही, मैं आपको रोक रही हूं बीच में, अंजू बहुत बेहतरीन तरीके से आप बता रहे हैं कि ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया और बड़ी बात ये रही कि सभी बंधक सही सलामत हैं, उन्हें खरोच नहीं आई और यही चुनौती भी थी, इसी चुनौती को पार किया है और शौर्य का पराक्रम नेवी का सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजू ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए दिखाने। जी हाँ, झारखंड में लगातार चौंकाने वाले मामले सामने आए, जहां पेपर लीक और खुलेआम नकल का मामला सामने आया। जामताड़ा में जहां जेपीएससी अभ्यर्थी खुलेआम नकल कर रहे हैं, मोबाइल से फोन करके सवालों के जवाब पूछ रहे हैं और लिख रहे हैं, तो वहीं धनबाद में पेपर लीक का आरोप लगाकर जेपीएससी अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ने 2 छात्रों को हिरासत में भी लिया है। ये तस्वीरें देखिए जो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। तस्वीरें 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जामताड़ा की है जहां छात्र खुलेआम नकल कर रहे हैं, किसी का डर नहीं है, किसी का भी डर नहीं है। वहीं दूसरी ओर तीसरी तस्वीर धनबाद की है जहां छात्रों ने जमकर हंगामा किया, परीक्षा का बहिष्कार किया। और जामताड़ा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से आपको बिग बॉल के जरिए जामताड़ा की तस्वीरें दिखाते हैं। ऐसे कुछ छात्र जमीन पर बैठकर खुलेआम नकल कर रहे हैं। ये देखिए, ये मोबाइल इनके पास है, मोबाइल पर बात की जा रही है सरेआम। ये तमाम छात्र एग्जाम देने बैठे हैं, लेकिन कुछ के हाथ में मोबाइल है, कुछ पर्चियां बनाकर आए हैं और इस तरह खुलेआम नकल हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। इसके अलावा कैमरे के सामने ये हो रहा है सब कुछ, कैमरा चालू है, उसके सामने हो रहा है ये सब तक। इतनी बड़ी लापरवाही ये सामने आती है नकल कराने को लेकर। ये देखिए पर्चे बटाए जा रहे हैं, ये बाकायदा आंसर पेपर है जिसमें आंसर्स लिखे हुए हैं और आंसर दिए जा रहे हैं छात्रों को, ताकि ये देखिए ये इस तरह से खुलेआम नकल का खेल चल रहा है झारखंड में। खुलेआम, कोई डर नहीं है, किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है प्रशासन का। छात्र मोबाइल से देखकर उत्तर लिख रहे हैं और कैमरा देखते ही कैसे उठकर भागने लगते हैं, ये भी आपने देखा। वहीं कुछ छात्र कैमरा देखते ही अपना चेहरा छिपाने लगे, कुछ छात्र किसी के कॉल पर उत्तर पूछ रहे हैं और प्रश्न पत्र भर रहे हैं। और आपको देखते हैं, ये देखिए ये तस्वीरें एक बार मैं फिर आपको दिखाऊंगी। मोबाइल से देखकर देखिए कैसे आंसर कॉपी किया जा रहा है। ये मोबाइल से देखकर एक यहाँ पर छात्र बात कर रहा है मोबाइल पर, शायद संभवतः उसका दोस्त होगा जो उसको बता रहा होगा कि आंसर क्या है। दूसरा नकल कर रहा है बैठ के आमने सामने, कोई डर नहीं और परीक्षा का कोई डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ पर कोई छात्र इस तरह से पंक्ति में नहीं बैठा हुआ है, सब आमने सामने ग्रुप में बैठकर नकल कर रहे हैं। ये तस्वीर सामने आई तो बहुत ज्यादा चौंकाती है जामताड़ा से। ये खेल चल रहा था, प्रशासन के सामने कोई देखने वाला नहीं था। ये जब तस्वीरें सामने आई तो वाकई हिला देती हैं तस्वीरें। खुलेआम सरेआम नकल की जा रही है। ये देखिए ये कॉपी किया जा रहा है मोबाइल से और मोबाइल पे बात किया जा रहा है। इस छात्र को आप देख रहे हैं, जब आप इस छात्र को देख रहे हैं तो ये नकल करके दूसरे छात्र से कॉपी कर रहा है आंसर्स। ये खेल चल रहा था। और धनबाद की भी तस्वीर हमने आपको दिखा। अब धनबाद में आपको बताते हैं जेपीएससी अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल किया। यहाँ पर जेपीएससी प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाया गया है। 5 अभ्यर्थियों को विशेष छूट देने का आरोप लगाया गया है कि 5 ऐसे छात्रों को छूट दी गई। छात्रों ने पुलिस और स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठाए। पुलिस ने 2 छात्रों को हिरासत में लिया है।
और पेपर लीक के आरोप में छात्रों ने दूसरी पाली की परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। इसको लेकर छात्रों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। हम लोग को लेट से एंट्री मिला है, 9 बजे रिपोर्टिंग का टाइम है, 9:30 बजे एंट्री मिला। उसके बाद हम पूरा डिटेल बता रहे हैं कि 54 नंबर रूम नंबर में हम बैठे हुए थे, वहाँ पर ओमर सीट 10 बजे मिला हम लोग को। उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो है सो 10 मिनट में मिला, और उसके बाद जो है सो ओमर सीट जो है सो सबमिट हम लोग को जो है सो 12 बजे ही हो गया। 20 मिनट वहाँ पर काटा गया। उसके बाद जो है सो सेकेंड सीटिंग में 5 लड़की को पहले एंट्री मिला है। क्योंकि 5 स्टूडेंट को पहले घुसाया गया, क्वेश्चन दिया गया, सारा धांधली किया गया, और जब हम लोग हंगामा किए तो स्टूडेंट को अरेस्ट करने लगा। पूरे 500 स्टूडेंट से एग्जाम का विरोध किया गया है और स्टूडेंट को जबरदस्ती जबरन उसे ले जाया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। क्यों? तो धनबाद में आपने सुना छात्रों का गुस्सा फूटा है पेपर लीक को लेकर। जिला शिक्षा अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें लेट से एंट्री दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है मार्गदर्शिका में कि 30 मिनट पहले उनकी एंट्री करानी, और हम लोगों ने 30 मिनट पहले एंट्री कराई। कई छात्रों का ये भी मांगे कि 5 छात्रों को पहले घुसा दिया गया। ये मेरी जानकारी में नहीं है, आपने कहा, मैं देखूंगा इसको। और इस बीच पेपर लीक को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर बीजेपी और जेएमएम का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। चाहे जमीन की लूट हो, चाहे खनिज की लूट हो, अब तो प्रश्न पत्र लीक की लूट हो रही है। पीछे आप जेएसएससी परीक्षा के पेपर लीक हुए, जिसका हमने लोकसभा में 3 दिन लगातार हमने मांग की कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मैं तो आज मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें, आज ही एसआईटी गठित कर आज ही उन सारे लोगों को पकड़कर सीबीआई जांच की सिफारिश करें ताकि युवाओं को न्याय मिल सके। सरकार को बदनाम करने के लिए, लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की साजिशें रची जाती है। और दूसरी बात, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा। ये छात्रों के द्वारा चुनी गई सरकार है, ये युवाओं के द्वारा चुनी गई सरकार है, और किसी छात्र के साथ अन्याय आदरणीय चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल उठता है कि इतनी आसानी से छात्रों को नकल कैसे करने दिया गया। उसके बाद फिर धनबाद से छात्रों ने आक्रोश भी दिखाया, सड़कों पर प्रदर्शन भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी अंजाम ये रहा कि नकल करने में कामयाब रहे। देखिए, अब हम आपको 2 तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं। एक तरफ आक्रोशित छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं इस पूरे मामले पर, कह रहे हैं कि 5 अभ्यर्थियों को, 5 छात्रों को पहले से ही पता था और उसके बाद उनके जरिए ये लीक किया गया। अब आप जामताड़ा की तस्वीर देखिए, जहां कैमरा देखते ही भागते हुए नजर आते हैं छात्र, लेकिन खुलेआम नकल का खेल चल रहा था। वेरी गुड, के लिए तैयार है। अब लोग को बोला गया है कि आप लोग ओएमआर शीट भर करके बस हमको जमा कर दीजिए। आप लोग चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात लोकसभा चुनावों की, लगातार वार पलटवार हो रहा है। लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद सियासी जंग परवान चढ़ने लगी है। आज तेलंगाना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर डायरेक्ट हमला किया। कल राहुल गांधी ने मुंबई में शक्ति पर बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज राहुल के इसी बयान को मुद्दा बना लिया। मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन शक्ति का विनाश करना चाहता है, जबकि वो शक्ति की पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बहनों माताओं की रक्षा के लिए वो जान की बाजी तक लगा देंगे। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र
शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। और इस डायरेक्ट अटैक पर बात करने के लिए, पक्ष विपक्ष पर बात करने के लिए आनंद हमारे साथ जुड़ गए, आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। कांग्रेस का हो या विपक्ष का हो, हर दांव उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। इससे पहले लालू यादव मोदी के परिवार पर हमला बोलते हुए दिखे, तो मोदी का परिवार 140 करोड़ का हो गया और इसे एक तरह से हथियार बना लिया गया। अब एक बार फिर से शक्ति को लेकर टारगेट किया गया, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया कि शक्ति की मैं पूजा करता हूं। हर दांव उल्टा पड़ रहा है। कुमार, अब देखिए, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी ने जो नहीं कहा उसको प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन है पवन खेड़ा, उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी किया और कहा है कि लड़ाई दैवीय शक्ति और आसुरी शक्ति की है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी जब कहते हैं कि शक्ति से लड़ रहे हैं, यानी कि दैवीय शक्ति उनके साथ है, उसके साथ वो प्रधानमंत्री मोदी की नकारात्मक शक्ति से लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर शक्ति को लेकर बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लड़ाई दैवीय शक्ति और आसुरी शक्ति की है और दैवीय शक्ति इंडिया गठबंधन के साथ है। राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इतिहास की बात करें तो चाहे खून की दलाली का मामला हो, चाहे सोनिया गांधी का बयान मौत का सौदागर रहा हो, चाहे चौकीदार चोर है रहा हो, ये सारे बयान अभी तक सियासी तौर पर कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को नुकसान ही देते आए हैं। तो अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी इसमें आमने सामने टकरा पाती है प्रधानमंत्री मोदी से शक्ति के बयान पर। जिस तरीके से वो कह रही है दैवीय शक्ति और आसुरी शक्ति की लड़ाई की बात है और दैवीय शक्ति उनके साथ है, या फिर पिछली बार की तरह से प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर विपक्ष को पटखनी देने में कामयाब होते हैं। बिल्कुल, बड़ी बात यही है। और किस किस मुद्दे पर एक और ऐसा बयान आ गया जो विपक्ष को या कांग्रेस को बैकफुट पर ले जाता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं दर्शकों को कि प्रधानमंत्री ने शक्ति के बहाने राहुल गांधी और विपक्ष को कैसे घेरा है। फिर आनंद प्रकाश पांडे के पास चलेंगे। शक्ति पर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। मेरे लिए हर माँ बेटी शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। माताओं बहनें, आपकी मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूँ, ये प्रधानमंत्री ने कहा। मैं भारत माँ का पुजारी हूँ, मैं शक्ति स्वरूपा माता बहन बेटियों का पुजारी हूँ। शक्ति को खत्म करना चाहता है इंडिया। शक्ति स्वरूपा माता बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। आनंद, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जो भी उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और उसी टारगेट को वो हथियार के तौर पर एक बड़ी बात कह देते हैं, एक बड़ी लाइन खींच देते हैं। इस बार शक्ति पर वार पलटवार हो रहा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जो विरोधियों का वार था उसी को अपना चुनावी हथियार बना लिया। इसके पहले जैसा कि आपने भी कहा कि परिवार को लेकर उन्होंने हमला किया था और उसके बाद बीजेपी ने कैंपेन शुरू कर दिया था मोदी का परिवार। और दूसरी बार ये गलती कर दी है कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने, जिन्होंने शक्ति को लेकर ऐसा बयान दिया। और जाहिर तौर पर आपको ये पता होगा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर आपकी अगर पिच आप मजबूत नहीं तो आपको उस पिच पर नहीं जाना चाहिए जिस पर आप कमजोर पिच है। और हिंदू धर्म हिंदुत्व जो है वो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रांग पिच है
और ऐसे में अगर राहुल गांधी उस पिच पे खेलना चाहेंगे तो जाहिर तौर पे उनकी हार होगी। और यही वजह है कि जैसे ही उन्होंने शक्ति के बारे में कहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर पलटवार किया। और आपको ही पता है कि हिंदू धर्म में शक्ति यानी कि माँ दुर्गा को कहा जाता है, और नवरात्रों में साल में 2 बार ऐसा होता है कि 9 दिन जो है नवरात्रे मनाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चियाँ हैं उनकी पूजा की जाती है, उनको प्रसाद खिलाया जाता है, उनसे आशीर्वाद दिया जाता है। और महिला हो, बहन हो, बेटी हो, उसको शक्ति का स्वरूप यानी कि माँ दुर्गा का अवतार कहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो ऐसे में अगर आप शक्ति कहते हैं और कहते हैं कि वो शक्ति से लड़ना, जाहिर तौर पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी आपकी विरोधी होगी तो उसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। और अभी चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था, ऐसे में इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है कि हो सकता है कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर कोई चुनाव आयोग में शिकायत ही कर दे। तो ऐसे में आपको एक एक बयान को लेकर आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। राहुल गांधी शक्ति की बात कर रहे हो, अगली लाइन में चले जा रहे ईवीएम में एक राजा की जान होती थी। तो आप समझ रहे किस तरह से राहुल गांधी अपने जो लाइन्स बोल रहे हैं अपनी स्पीच में उसमें भी तारतम्य नहीं है। और उन्होंने एक ऐसा हथियार दे दिया है शक्ति के रूप में, जो कि उस हथियार से इस पूरे चुनाव के दौरान जो है बीजेपी राहुल गांधी पे, विरोधियों पे हमला करती रहेगी। और बीजेपी ने कहना भी शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी हो या उनके सहयोगी डीएमके हो या दूसरे दल हो, वो लगातार हिंदू धर्म का और सनातन का अपमान करते रहे हैं। और राहुल ने जो ये बयान दिया है शक्ति को लेकर, ये उसी कड़ी में आगे का एक और बयान है। और बिल्कुल, जबकि एक बार चेतावनी जारी किया जा चुका है राहुल गांधी को कि वो अपने बयानों में बहुत संभल कर बोलें पर आयोग की तरफ से भी। और चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीखों का ऐलान किया तब भी कहा कि नेता संभल कर बोलें, जो प्रचार हो रहा है उस पर नजर है चुनाव आयोग की। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, ये बात समझाने के लिए कि कौन सी पिच कमजोर है और कैसे प्रधानमंत्री मोदी फिर उसी पिच पर वार कर रहे हैं विपक्ष पर। और चुनाव से पहले आयोग की बड़ी कार्रवाई भी हो रही है। 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने का आदेश दे दिया गया है। यूपी, गुजरात, बिहार के गृह सचिव को हटाने का आदेश दे दिया गया है। झारखंड, हिमाचल के भी गृह सचिव बदल दिए गए हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। उत्तराखंड, गुजरात के गृह सचिव भी हटाए गए और ये सूत्र बता रहे हैं बंगाल के डीजीपी को भी चुनाव आयोग ने हटाया है। एक बड़ी कार्रवाई की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। और ज्यादा जानकारी पीयूष दे रहे हैं। जी पीयूष, बताइए। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है और इसमें 6 राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो गृह सचिव हैं उनको हटाने का आदेश जारी किया गया है। दरअसल ये कार्रवाई चुनाव आयोग की ओर से तब की जाती है जब उन्हें कहीं न कहीं ये लगता है कि अमुक अधिकारी जो है उपयुक्त नहीं है चुनाव के दौरान, और यही वजह होती है कि चुनाव आयोग इस मामले में एक्शन लेता है तत्काल। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में जो सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव हैं उनको भी हटा दिया गया है। और इसके अलावा चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने के लिए भी एक्शन ले लिया है। और ये लोकसभा चुनाव के पहले बड़ा एक्शन है चुनाव आयोग का। और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग के जो तेवर हैं वो काफी सख्त हैं इस बार लोकसभा चुनाव से पहले। और इसके पहले भी राजनीतिक दलों को और खास तौर पर अधिकारियों को अपने दौरे के दौरान चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब ये देखने को मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने शीर्ष अधिकारियों पर, 6 राज्यों के शीर्ष अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया है, जबकि और 3 राज्यों के अधिकारियों पर भी एक्शन लिया गया है। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। पीयूष ज्यादा जानकारी बता रहे थे कि किस तरह से सख्ती बरती जा रही है और लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ये सख्ती बरती गई है। उत्तराखंड, गुजरात के गृह सचिव भी हटाए गए, जो कि बहुत बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन लिया गया। बंगाल के डीजीपी को भी चुनाव आयोग ने हटाया है। लगातार अंदेशा था, इस बारे में संकेत मिल रहे थे और इसी वजह से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब इंटरनेशनल खबर रशिया की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें 2030 तक के लिए राष्ट्रपति चुना गया है। रूस में राष्ट्रपति चुनाव महज औपचारिकता भर थे, लेकिन ये औपचारिकता जैसे ही पूरी हुई वैसे ही पुतिन आक्रामक हो गए। पुतिन ने यूरोप को धमकी दे दी है, अमेरिका को धमकी दी है और कहा है कि अगर रूस पर बुरी नजर डाली तो अंजाम बुरा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, रूसी राष्ट्रपति ने फ्रांस की तरफ इशारा करते हुए साफ साफ कहा कि उकसावे वाली कार्रवाई होगी तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। 88% वोट के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीते पुतिन और जीत के बाद भाषण जब दिया तो पुतिन ने बड़ा बयान दे दिया। नेटो से सीधी जंग मतलब WWE वर्ल्ड WW3 मतलब वर्ल्ड वॉर 3। पुतिन की तरफ से संकेत दिए गए कि विश्व युद्ध हो सकता है अगर नेटो ने हिम्मत की या हिमाकत की। इस दुनिया में सब संभव है।
पुतिन की तरफ से ये ललकार संबोधन में सामने आई है। और चुनाव जीते ही पुतिन आक्रामक हो गए, अग्रेसिव हो गए। रूस और नेटो के बीच बड़ा युद्ध संभव है, ये पुतिन का कहना है। तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर, पुतिन की तरफ से कहा गया। मैक्रो की आक्रामकता से ईयू को नुकसान। पुतिन की बड़ी जीत तो हो गई, 5वीं बार वो राष्ट्रपति बने। अब आगे क्या होगा आपको बताते हैं। यूक्रेन के खिलाफ अभियान और तेज हो जाएगा। जो युद्ध पहले से चल रहा है, 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, यूक्रेन के खिलाफ अभियान और तेज हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, आक्रामकता में इजाफा हो जाएगा। पश्चिम के खिलाफ यानी वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ रूस अभियान में जुट जाएगा और ज्यादा अग्रेशन दिखाएगा। बैलिस्टिक मिसाइलों की नई होड़ मच जाएगी। रूसी सेना में बड़े बदलाव तय किए जाएंगे। नागरिकों को जबरन युद्ध क्षेत्र में भेजने का डर भी है। नए आर्थिक कदम उठाए जा सकते हैं। तो देखिए, अब वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से भी सैंक्शंस और बढ़ाए जाएंगे रूस पर, तो रूस भी अपनी कार्रवाई में आगे बढ़ेगा। अब आपको बताते हैं कि ऐतिहासिक जीत के बाद पुतिन ने कौन से विध्वंसक संकेत दिए हैं। रूस डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, ये कहा गया पुतिन की तरफ से उनके संबोधन में। गद्दारों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, ये भी कहा गया पुतिन की ओर से। नेटो से जंग मतलब WW3 जो वर्ल्ड वॉर 3 के संकेत हैं। इस दुनिया में सब संभव है। हथियार उत्पादन और तेज होगा। विरोधी कभी जीत नहीं पाएंगे। राष्ट्र हित में हर कदम उठाएंगे। चीन से दोस्ती स्थिरता का कारक है। आगे सिर्फ चीन से संबंध बढ़ाए जाएंगे। हमेशा से ताइवान चीन का हिस्सा रहा है। माफ कीजिए। और मनीष के पास चलते हैं। मनीष, जीत तो ऐतिहासिक है, 2030 तक सत्ता पर भी काबिज हैं, लेकिन बड़ी बात ये कि उनकी आक्रामकता बहुत कुछ कह रही है पुतिन की। वो ये कह रही है कि क्योंकि वो जीत गए हैं, उनके पास एक वीटो मिल गया है, समर्थन मिल गया है, तो अब वो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ संभव है। देखिए, पुतिन के जीतने पर तो पहले भी किसी को संदेह नहीं था और 87% लोगों के वोट से जीतने के बाद पुतिन भी अब ये समझते हैं कि उनकी जो नीतियां हैं उस पर रूसी जनता ने अपना जनमत दिया है और ऐसी स्थिति में जो क्रेमलिन की पॉलिसी थी वो आगे कंटिन्यू रहेगी। अहम बात यह है कि दुनिया भर के दर्शकों के लिए TV9 जिस बात को लेकर लगातार आगाह कर रहा था, वही बात अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कही है कि रूस और नाटो के बीच सीधी जंग हो सकती है। उन्होंने कहा है कि तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर हम खड़े हैं और इसके अलावा रूस ने इस बात का भी ऐलान किया कि कैसे चीन के साथ उनकी दोस्ती बढ़ रही है। यहाँ पर भारत का एंगल आता है। रूस और चीन के बीच बढ़ती दोस्ती का असर भारत और रूस के संबंधों पर ना पड़े, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन लगातार ये बात कहते हैं कि वो यूक्रेन में अपनी सेना भेजेंगे और उसके काउंटर में पुतिन इस तरह की बात करते हैं, तो यानी अगले आने वाले कुछ महीने ऐसे हो सकते हैं जब यूक्रेन की सरजमी पर रूस बनाम फ्रांस की सेना को आप देखेंगे, रूस बनाम नाटो की सेना को देखेंगे और फिर जिस तीसरे विश्व युद्ध की हम सब चाहते हैं कि वो ना हो, लेकिन वो हो जाएगा, ऐसा संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल मनीष, लेकिन आपने एक संकेत दिए कि भारत के साथ फिर रिश्ते कैसे रहेंगे जब वो चीन को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, चीन के बारे में इतनी बात बोल रहे हैं कि उनसे रिश्ते और बढ़ाए जाएंगे, ताइवान को लेकर बयान दे रहे हैं, तो फिर भारत यहाँ पर कहाँ है? भारत के साथ कैसे संबंध सुधारने की कोशिश होगी रशिया की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, जो सवाल आपने किया यही सवाल मैंने कई बार विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और भारत सरकार के कई मंत्रियों से किया था। विदेश मंत्री जयशंकर का एक जवाब है जो कि बहुत ही, अगर आप कहें तो संतुलित है, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि अगर आप भारत और रूस के या फिर भारत और सोवियत संघ के संबंधों को देखें तो बीते 70 साल में वो एक जैसा रहा है। यानी कि तमाम तरह के उतार चढ़ाव आए, सोवियत संघ का विघटन आया, कोल्ड वॉर खत्म हुआ, उदारीकरण का दौर आया, इसके बाद भी कई सारे युद्ध आए, लेकिन भारत और रूस के संबंधों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता की बात है कि पहली बार रूस चीन पर इतना अधिक निर्भर हुआ है। पहली बार रूस को लग रहा है कि दुनिया में पश्चिम का मुकाबला करने के लिए उन्हें चीन का साथ चाहिए और ऐसे मौके का फायदा चीन उठा सकता है जब चीन रूस को भड़काएगा कि आप भारत के साथ संबंधों को ज्यादा तरजीह ना दें, क्योंकि भारत के पश्चिम के देशों के साथ भी रिश्ते हैं और यही सबसे बड़ी चिंता की बात हमारे लिए है। बड़ी बात कही मनीष ने कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार खुलेआम
पब्लिक मंच पर चीन का समर्थन किया जा रहा है, ताइवान की बात भी बोली जा रही है। ये पहली बार रूस ऐसा कर रहा है क्योंकि उसे इस बात के लिए आगे बढ़ना है कि वेस्टर्न कंट्री से अगर मुकाबला करना है तो फिर चीन को साथ में लेकर चलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष, ये पूरा बताने के लिए समीकरण कि रूस में व्लादिमीर पुतिन के जीतने के बाद अब आगे क्या होगा। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान से खबर है, पाकिस्तान बॉर्डर पर तालिबान फोर्सेस की फायरिंग सामने आई है। पाकिस्तान के 3 इलाकों में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। कुलगाम नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान सीमा पर फायरिंग हुई है। पाकिस्तान में गिर रहे हैं मोटार शेल। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद अफगान की ओर से फायरिंग लगातार हो रही है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं ज्वालामुखी का वो लावा जो एक शहर को निगलने को बेकरार है। आइसलैंड के रेजेंस द्वीप में एक और ज्वालामुखी फटा है, जिसके बाद उसका लावा 2 शहरों की तरफ आगे बढ़ रहा है। ब्लू लेगून और ग्रिंडाविक नाम के 2 शहरों को खाली करा लिया गया है और पूरे इलाके में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट की 3 महीने में ये चौथी घटना है। ताज़ा ज्वालामुखी विस्फोट शनिवार को हुआ। ये विस्फोट उस जगह हुआ जहां 8 फरवरी को लावा धधका था। विस्फोट के बाद उबलता हुआ मैग्मा तेजी से बहता हुआ नजर आ रहा है। और अब आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर जोजिला पास से जुड़ी हुई है। यहाँ सड़कों पर टनों बर्फ का अंबार लगा हुआ है। इतना बर्फ का टन है। देखिए, आप देख रहे हैं सड़क से बर्फ को हटाने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। बुलडोजर की मदद ली जा रही है। जोजिला दर्रे पर जनवरी और फरवरी में जोरदार बर्फ पड़ी, जिसके बाद सड़कें बंद हो गई थी। अब धीरे धीरे बर्फ को हटाने का काम जारी है और बीआरओ रोड को खोलने में जुटी हुई है। बर्फ इतनी ज्यादा जमी हुई है कि बर्फ के ग्लेशियर बन चुके हैं। जोजिला पास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।